बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, आज प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का इरादा और नीयत रखती है हुकूमत, और ये कहा जा रहा है कि जनाब 17 से ये तादाद बढ़ा के 23 कर दी जाएगी। उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो केसेस हैं वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग रहते हैं, तो इस वजह से जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। एडहॉक जजेस भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो 17 तादाद इस वक्त मौजूदा है उसको बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। साथ साथ जनाब मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी के हवाले से बाज गश तो सुनाई दे रही है, लेकिन जनाब नूर आलम साहब कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं कि एक जज की जो मुद्दत मुलाजमत है उसे 3 साल मजीद आगे बढ़ा दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद भी, यानी रिटायरमेंट की डेट जो उनकी आ रही है उसमें तौसी करके 3 साल वो मजीद अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। अब ये जो कानून साजी है पाकिस्तान के अंदर, कानून साजी होना या कानून में तब्दीली करना कोई नई बात नहीं होती है। जो भी हुकूमत में आते हैं वो अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज के लिए, अपनी मर्जी और मंशा के लिए, अपने लिए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कानून में तब्दीली करते रहते हैं। लेकिन क्या इस कानून में तब्दीली की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को है या नहीं है, या इसके पीछे कुछ और मकासद है हुकूमत पे? इस पर भी आज जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला, अगर वो अवाम की बेहतरी के लिए इकदामात नहीं भी कर रही होती, तो सबसे बड़ा मसला अपोजिशन होती है। अपोजिशन के एहतजाज होते हैं। एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर भी होते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है कि अपोजिशन खुद एक जबान होती हुई नजर नहीं आ रही। अपोजिशन में जमात इस्लामी भी है, JUI भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है अपोजिशन के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलग नजरियात हैं, अलग मकासद हैं। वो चाहती है कि जनाब मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो, दोबारा से इलेक्शंस कराए जाए, या एटलीस्ट उनकी जो नशिस्तें हैं उनको वापस की जाएं। जमात इस्लामी, JUI का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, और चलाया जाना चाहिए। उनके मकासद ये गालिबन वो शायद हुकूमत को घर भेजने के लिए इतने ज्यादा नहीं नजर आते कि जनाब नहीं, हुकूमत को घर जाना चाहिए। जमात इस्लामी कहीं ना कहीं कमोबेश अपना स्टेक शो तो कर रही है, लेकिन उनके क्या नजरियात हैं कि वो बिजली की कीमतों में कमी की जानी चाहिए, महंगाई में कमी होनी चाहिए, जो कि एक आम इंसान की आवाज है, वो तमाम चीजें। लेकिन मौलाना साहब की मुलाकातें अपोजिशन के साथ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं, हुकूमत के साथ भी हैं। जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। क्या इस बिल में जो तब्दीली की जाएगी या जो ये कानून लाया जाएगा, इसके लिए वोटिंग की जरूरत होगी? 5 JUI के मेंबर जो हैं वो कौमी असेंबली के अंदर हैं, 4 गालिबन शायद सेनेट के अंदर हैं। ये बड़े डिसाइसिव किस्म के साबित हो सकते हैं। तो क्या कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, और क्यों अपोजिशन एक पेज पर नहीं है? इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमने कोशिश की कि जनाब आज अपोजिशन रहनुमाओं को अपने शो में दावत दें। तो सेनेटर हुमायूं साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लियाकत बलोच साहब भी मुझे अभी ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी के, बल्कि मेरे साथ लियाकत बलोच साहब आ गए, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सेनेटर साहब, ये बताइएगा हुमायूं साहब के अभी जो ये बिल लाया जा रहा है 17 से बढ़ा के 23 इसकी तादाद की जा रही है, सही है? कोई इसमें कोई आपको तो नहीं लग रहा कि बैकएंड पे कुछ चल रहा है, कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है? हुकूमत जब भी कानून साजी करती है ना, तो अपोजिशन और अवाम ये समझते हैं कि वो अपनी ही फलाह के लिए कर रही है, इसका अवाम का कोई फायदा नहीं होगा, अपने लिए कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू थिंक सर, इसमें हुकूमत के क्या मकासद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो हुकूमत ये बिल लेकर आ रही है, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि जो JUI है वो इसको टेबल करवाती है नहीं करवाती, क्योंकि उनका प्रॉब्ली अभी भी, मुझे कल रात को एक जगह पे कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ ही बैठे होते थे, सेनेट में बैठे होते हैं, हम साथ साथ हुए, तो उनका ये ख्याल था कि इस किस्म के वो लोग बिल लाने के हक में नहीं होंगे। उसके बाद जो हुआ, अब ये उनका चूंकि इंटरनल मैटर है, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा। लेकिन जो हुकूमत, जो जिस बात पे हुकूमत कह रही है हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, वो कहती है कि ताकि केसेस बढ़ जाएं और केसेस खत्म होना शुरू हो जाए। अब अगर हम उसके लिहाज से मान भी ले कि चलो इनकी नीयत साफ है और ये केसेस के लिए करते हैं, तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है, और लोअर कोर्ट्स के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है। टोटल जो केसेस की तादाद है वो तकरीबन 2.8 या 2.9 मिलियन के करीब है, जो कि पेंडिंग केसेस है। उनमें से तकरीबन 3,20,000 या 3,40,000 जो है ना, वो केसेस पड़े हुए हाई कोर्ट में, और बाकी 52,000 पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में। पहले 55,000 थे, वो कम, या 56,000 थे, वो कम होके 52,000 हो गए। इन्होंने कोई एक साल में इन्होंने कोई 2,000 समथिंग केसेस को निपटाए हैं सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा, अब ये याद रखें जो केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट के अंदर मेन और हाई कोर्ट के अंदर जो मेन केसेस होते हैं जिनमें आपको वो जिरा शिरा सारी चीजें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मेनली एपेलेट कोर्ट है जहां पे चीजें आती है। अब हम पर जज के लिहाज से देख लेते हैं कि पर जज इनके ऊपर बर्डन कितना आता है। अगर मैं सिंपल आपको हाई कोर्ट में बता दूं तो वहां पे आपको पर जज 48 जजेस पूरे, अगर हम देखा जाए जिस लिहाज से पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस हैं पूरे, तो उसमें 48 के करीब हैं जो मेरी इतलात है। ठीक है, अब उसमें जब हम देखें तो तकरीबन 7,000 केसेस पर जज के ऊपर आते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट को जब हम करते हैं तो वहां पे तकरीबन 3,000 केसेस पर जज के ऊपर आते हैं। और ये याद रखें ये वो केसेस है जो एपेलेट केसेस है जिनके अंदर जो एक दफा डिस्कशन हो गई है उसको दोबारा नहीं करते, सिर्फ देखते हैं कि इसमें कोई नई चीज है, मतलब वो चैलेंज करने के तौर पर होता है, बिल्कुल करने के लिए होती है, उसमें दोबारा सारी चीजें ट्रायल कोर्ट नहीं है ना सर, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। लोअर कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट्स होती है, वहां से जो फैसला आता है उसको चैलेंज किया जाता है। लेकिन सर सेनेटर साहब मैं आप देखिए, अमेरिका गालिबन 35 जज सुप्रीम कोर्ट के उनके हैं, एक बड़ा मुल्क है ऑब्वियसली। मैं दूसरे ममालिक को भी देख रहा था, 24, किसी के 36 हैं, किसी के 28 हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि इसमें बदनीयती होगी या फिर वाकई में केसेस की वजह से ही है? मैं उधर ही आ रहा था। देखिए बात यह है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ गवर्नमेंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं केसेस को जल्दी खत्म करना चाहूंगा, तो आप मुझे बात बताएं, अगर आप एक ट्रैफिक सार्जेंट हुए और आप 3 चौक आपने वो एड्रेस करने हैं, आप कौन सा चौक पहले एड्रेस करो, जहां सबसे कम ट्रैफिक है या जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है? सो सिंपल, कॉमन सेंस। तो फिर कॉमन सेंस के लिहाज से आप उन जगहों को पहले एड्रेस करो या केसेस ज्यादा एड्रेस करना। आप लोअर आपकी नजर में, फिर मैं सर ये लियाकत साहब की तरफ भी जाऊंगा, व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में इनका पर्सपेक्टिव क्या है इस सारी चीज के पीछे, क्या हो सकता है? देखिए इनका पर्सपेक्टिव ये है, इनको पता है कि अभी जो डिसीजन आया हुआ है, देखिए ये जो डिसीजन आया हुआ है 12 जुलाई का 8/5 का वही वाला 17 जुलाई का मेरे ख्याल में जो है वो जो आया हुआ है, उनकी बेसिस पे ये लोग चाहते हैं कि एक ज्यादा नंबर करके और उसके बाद ये लोग एक और काम भी करेंगे कि उस लार्जर बेंच पे जहां पे वो अपील पे जाएंगे, उस अपील के लिहाज से वो कहेंगे जो पुराने जजेस थे उनमें से 5, 6, 7, 8 जो है वो उसमें नहीं बैठ सकते एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो करा के उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। ये जो चीजें जजेस बढ़ने चाहिए, हाँ बढ़ने चाहिए। जजेस कहां बढ़ने चाहिए? पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में बढ़ने चाहिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं होने चाहिए। और अगर बढ़ने चाहिए और सबसे पहले बढ़ने चाहिए तो वो लोअर कोर्ट्स में, सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट्स में, थर्ड नंबर पे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम उस लिहाज से उसको एड्रेस कर सके। जब ये चीज नहीं होती और हमें पता है कि एक केस लगा हुआ है और हमें इनकी हिस्ट्री पता है पिछले 2 साल में जिस लिहाज से इन लोगों ने केसेस वो या जो लॉज बनाए हैं, वो सारे लॉज इन लोगों ने पर्सन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक किया है। ये नी जर्क रिएक्शन लिहाज से करते होते, इनका दिमाग इस्तेमाल नहीं करते होते और इसीलिए मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पे ना इंसाफ हो रहा है ना अदल हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्यों यूनाइट नहीं है अपोजिशन, लेकिन लियाकत साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा खुशामदीद कहते हैं। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है। लियाकत साहब आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस की में इजाफे की वजह से, बैकलॉग की वजह से जितने भी जजेस हैं, 17 अभी तादाद है, तो उसमें इजाफा होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इजाफा किया जाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज मुमकिन हो सकती है और उसके कुछ न कुछ दलाइल भी हो सकते हैं और उसके लिए जरूरियात भी पेश की जा सकती हैं। मसला इस वक्त ये हो गया है कि भी जो पार्लियामेंट के फैसले हैं वो मुतनाज़ा हैं, अदालत के मामलात जो हैं कि उनके बारे में एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है, और कानून साजी के लिए तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट और इसके दोनों अदारे हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट है। अब बजाते खुद कौमी असम्बली की जो हैसियत है वो फॉर्म 47 और 2024 के इंतखाब की वजह से मुतनाज़ा है। इसकी वजह से उनकी कानून साजी भी जो है कि वो। जी सर, लियाकत साहब से शायद गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा सेनेटर साहब, एक तो बड़ी दिलचस्प बात ये ना, अपोजिशन यूनाइट क्यों नहीं है? यूनाइटेड तो होना चाहिए ना आपको, आप भी ऑब्वियसली जो बात करते हैं, जमात इस्लामी भी कमोबेश वही बात करती है, JUI भी कमोबेश वही बात करती है। जैसा कि आपने खुद कहा, कामरान साहब मेरे शो में पिछले हफ्ते मौजूद थे, मैंने उनसे सवाल किया अभी बैठक हुई है, बैठक में कोई चीज़ फाइनलाइज क्यों नहीं हो पा रही, किस लिए नहीं हो पा रही?
तो सर यूनाइटेड क्यों नहीं है? किस नुक्ते पर इख्तलाफ है तमाम अपोजिशन में? पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा आपस में कोई इख्तलाफ है सच। जहाँ पे इख्तलाफ या जहाँ पे एक रिजर्वेशंस हैं, वो लेट्स पुट लाइक दिस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्लैरिटी से थी, हम ना किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं, हम बेसिकली इशू बाय इशू चलना चाहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अच्छा, ये याद रखिए, उसमें तो हम सबसे पहले हम लोग, और उसके बाद जो अभी रीसेंट इलेक्शंस हुए 2024 के जिसमें हमने देखा है कि बुरी तरह नाकाम हुई है, और इसमें फॉर्म 47 की बात हो रही है। अब बात, अच्छा ये याद रखिए, फॉर्म 47 की बात मैं और आप नहीं कर रहे। फॉर्म 47 में कितने हल्के हैं जो पाटन ने अभी बताया है कि उसके अंदर जो पैटर्न है, जो इलेक्टोरल पैटर्न है, वो टोटली इस तरह है कि नेशनल असेंबली में आपके तकरीबन कोई 70 से 80 हजार वोट ज्यादा पड़े एज कंपेयर टू प्रोविंशियल असेंबली। सो इन अदर वर्ड्स, हर वो नून लीग का जो वोटर है, वो तकरीबन 70,000 से लेके 1 लाख तक ऐसा वोटर है कि जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली को वोट दिया, लेकिन उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में वोट देने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, ये हर जगह पे ये हो रहा है, तो ये एक किस्म का लगता है कि ये एक पैटर्न है। अब ये प्रूव करना कि ये एक मुनज़्ज़म किस्म की धांधली है या नहीं है, वो आप पैटर्न से पता चल जाता है कि अगर सेम पैटर्न है। नंबर 2, अब जो दूसरा पैटर्न सामने आ रहा है वो ये हो रहा है कि आप कर रहे हैं कि जी अब गिनती दोबारा कर लो। अच्छा, गिनती दोबारा करने में ये हो जाता है कि जो 9 फरवरी को या 10 फरवरी को जो 8-9 फरवरी को जो गिनती हुई थी, उसमें लेट्स से हम कहते हैं जो रिजेक्टेड वोट थे वो 4,000 थे या 7,000 थे, लेकिन अभी जब रिकाउंटिंग हो रही है तो उसमें 20,000 गिनतियां कर रिजेक्टेड वोट आ गए। तो इसका मतलब ये, आपके रिजेक्टेड वोट जब आपके साथ वो कैंडिडेट्स या उनके जो पोलिंग एजेंट्स नहीं बैठे हुए, तो अब आप जो गिनती कर रहे हैं उसमें 15 से 20,000, दैट मीन्स 300 to 400 टाइम्स ज्यादा रिजेक्टेड वोट है। ये अगेन एक पैटर्न है। अच्छा, ये वही पैटर्न है जो 2013 के बाद जो जब धरना हुआ था 2014, उसके बाद जो 4 हल्के खुले थे, उनमें यही एग्जैक्टली पैटर्न था। तो इसका मतलब ये है, रिवर्ट करके जा रहे हैं। जो किलर है, जो सीरियल किलर है, उसने अपना अभी नया तरीका क्या था, लेकिन अब उसने कहा कि यार ये नए तरीके में टाइम तो खत्म हो गया, अब मैं इसको कैसे, फॉर्म 47 तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तो अब मैं कैसे करूं। तो वो जा रहे हैं और वो जाके रिटर्न उसमें गिनती में वो अपने पुराना तरीकेकार वारदात को रिपीट कर रहा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब जो असल मसला है जो इन ऑपोजिशन जमातों के अंदर है, वो बेसिकली ये है कि हम लोग आगे कैसे चलेंगे। मेरी ये राय है, और मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब को ये अपनी राय दी थी, हालांकि आई एम नोबडी इन दिस पॉलिटिकल सिनारियो। मैंने ये कहा था कि देखें, हम और आप मिलके कोई अलायंस नहीं बनाते, लेकिन हम और आप मिलके एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते ऑन द इशू। और उस इशू में आप ये मत देखें कि इसका नुकसान आपको क्या है या आपको फायदा क्या है, आप ये देखें इसका फायदा पाकिस्तान को क्या है और इसका फायदा या नुकसान पाकिस्तान को क्या है। फॉर अ चेंज, क्या हम लोग ऐसे काम या ऐसी चीजें नहीं कर सकते जहां पे हम पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले लें, जहां पे हम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ले लें, ताकि आइंदा ये इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए। तो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, और मैंने कहा कि फिर आप मेरी तरफ से बेशक रिक्वेस्ट कर ले अपनी पार्टी वालों को। ये तो आपकी रिक्वेस्ट हुई ना, मैं आपकी बात, एक तो सर मुझे इसमें से 2 सवाल आपको निकालना। पहला सवाल तो ये कि सर, फिर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इश्यूज की बुनियाद पर इल्हाक करती है, इत्तेफाक करती है, साथ चलती है, फिर आप लोग खुद ही बात कहते थे कि जनाब इनके नजरियात अलग हैं, अलग हो जाएंगे, तो इनका इल्हाक, इनका साथ चलना पीटीआई और फिर जेयूआई के इल्हाक से कितना मुख्तलिफ है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सर, देखिए आपने खुद ये बात बोली, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपने खुद बात बोली कि आई एम नोबडी, लेकिन फिर भी मैंने एक तजवीज दी। आपकी तजवीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज, जो भी खान साहब कहेंगे वही फॉलो किया जाएगा। असल सियासी जमातों को, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से ये बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हायर फॉर्म से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये तजवीज आ रही है। और फिर कायरा साहब भी मेरे साथ शो में मौजूद है, मैंने कहा सर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो जाए, तो उन्होंने कहा भाई करने को करना नहीं, मसला नहीं है, लेकिन करेंगे किसके साथ? कोई बात ही करने को तैयार नहीं, और जब बात करते तो अगले दिन बात से मुकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है सर।
अच्छा देखिए, इससे ये कि इसमें कोई शक नहीं, मैं आपके पहले इस दूसरे हिस्से को पहले टच करता जी जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो एक बेसिक मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट उनका जो बना हुआ है, जो वो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। उन्होंने कंधा दिया था दो पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने उनके कंधे पे चढ़ के अपनी चीजें कर ली और वो कर लिया। मेरा ये स्टैंस है और उनका ये हो, मैंने कहा कि जी आप हमें कोई कंधा ना दें, आप तहरीक इंसाफ को कोई कंधा ना दें, आप इस मुल्क को कंधा दे और उसके आसे करें, और हम फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे मेरा और उनका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो जरा में भी सारा डिफरेंट होगा। वो है, वो बात किससे करें एज ऑफ टुडे, वो जिसे कहते हैं ना फेस वैल्यू पे जो भी उनसे बात कर रहे हैं उनके साथ बात करें। अगर किसी वजह से ये चीज नहीं बनती तो स्टिल इट, मेरी नजर में इट इज वर्थ ट्राइंग फॉर। नंबर 2, अब आ जाती है बेसिक वजह से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेयूआई या जमात इस्लामी के दरमियान में क्या फर्क है एज अपोज टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, हम लोग इल्हाक नहीं कर रहे हुकूमत बनाने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स, हम ये नहीं कह रहे कि यार हम लोग मिल के ये खाना खाते, या हम मिल के ये सालन हम मिल के खाएंगे, 3 रोटियां तो 1.5 तुम खा लो, 1.5 मैं खा लूंगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यार देखो, ये जो रोटी है ये बासी है, या इस रोटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। हम इससा करते हैं कि एक सिस्टम लेकर आते हैं कि जब ये रोटी पकाई जाए तो वो सही तरीके से पकाई जाए। उसके अंदर अगर 10 ग्राम का आटा लगना चाहिए तो 10 ग्राम का ही आटा लगे। उसके अंदर ये ना हो कि 10 ग्राम के आटे की बजाय 6 ग्राम का आटा लग रहा हो या 7 ग्राम का आटा लग रहा हो। हम उसमें पूरा का पूरा जो तोल पे पूरा है वो चीज करें, किसी के साथ बेईमानी ना हो। तो इन अदर वर्ड्स, हम एक दूसरे के साथ मिल के खाने पीने के चक्रों में नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिल के। बट सर, आप री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, जेयूआई री इलेक्शंस की बात नहीं कर रही सर। मैंने कामरान साहब से ही पूछा था, उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं 12 जुलाई का फैसला है उस पर मिनवन अमल किया जाए। मैंने कहा सर आपकी अपनी सीटें चली जाएंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल हम अपनी सीटें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन उस पर मिनवन अमल किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक चला जाए। आप तो सर चाह रहे हैं कि री इलेक्शंस हो। तो नहीं, इस तरह है, हम ये नहीं चाह रहे इलेक्शंस हो, बट इलेक्शन, दो चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस है। पहली चॉइस ये थी कि जो कि तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जेयूआई और फ्रॉम दैट मैटर ऑल द ऑपोजिशन लीडर्स और द ऑपोजिशन पार्टीज जितनी भी हैं, सारी ये कह रही थी कि जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें फॉर्म 45 के तहत जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 ये था कि मौलाना साहब ने ये कहा था कि ये तो इनकी हैसियत ही नहीं है और ये बिल्कुल खत्म हो गए। और हम लोग, मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम लोग मतलब नए इलेक्शंस का डिमांड करते हैं। उसमें इमरान खान साहब ने ये उनकी बात को रीइटरेट करते हुए कहा था कि अगर री इलेक्शंस की बात होती है तो वी आर ऑन फॉर री इलेक्शंस एज वेल। सो आइदर, देखिए दो चीजें हैं, अगर एक चीज गलत हो जाती है तो आप दो काम करते हैं, या आप उसको रेक्टिफाई करते हैं या आप उसको दोबारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैच है, उसके अंदर 1-2 जजमेंट जो है अगर वो गलत होती है तो आप उस जजमेंट को करेक्ट करके मैच को वो करते हैं या मैच को रीप्ले कर देते हैं। बिल्कुल, आप या तो रिफ्रेश करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, तीसरा कोई नहीं होता। लेकिन सर पॉइंट ये है कि ये होगा कैसे? अगर आप चलें, अपोजिशन इस चीज को लेके चलना चाह रही है। आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त जो अपोजिशन जमातें थी, मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, फिर उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपके इत्तेहादियों को अपने साथ मिला लिया था, उन्होंने जनाब बाप पार्टी को अपने साथ मिला लिया था, उन्होंने इन हाउस तब्दीली लेकर आए थे। अगर अब मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखूं तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? आपकी हुकूमत केपी में है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वो कॉम्प्रोमाइज कैसे होगी? तो फिर सर ये तब्दीली आएगी, रीस्टार्ट कैसे होगा ये सारा मामला? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जो डिसीजन है वो तो 17 जुलाई का जो डिसीजन है उसको वो कोर्ट ने ले लिया है। ये याद रखें, ये फुल बेंच का डिसीजन है जी। ये 8-5 का डिसीजन नहीं है, ये फुल बेंच का डिसीजन है। उस डिसीजन को मानो अन होना चाहिए। अब अगर हम उस डिसीजन के इर्द गिर्द हम कोई हेरा फेरी करते हैं, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो ये लोग चोरी से जा रहे हैं लेकिन ये हेरा फेरी से नहीं जा रहे, या हेरा फेरी करने के चक्रों में। तो उस चीज को हम समझते हैं कि वो बहुत गलत है। अब उसके बाद बात ये हो जाती है कि करेंगे कैसे इसका। सबसे अगर हमने इस मुल्क को
वापस पटरी पे डालना है तो हमने ये नहीं देखना कि हुकूमत किसकी आती है, हमने ये देखना है कि ये मुल्क स्टेबलाइज कैसे होता है। अगर आप फर्ज करें, अगर 4 भाई हो, उसमें जो सबसे बड़ा भाई है उसके जो सबसे ज्यादा जिसका काम हुआ है, जिसने किया हुआ है, आप उसी के हिस्से को खाने के लिए कोशिश कर लें तो मुझे बताएं उस घर में क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? कभी नहीं। सर उसका तरीकेकार तो होगा ना। अभी तरीकेकार क्या है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ तरीकेकार क्या है। पहला सवाल ये, फिर दूसरा, रजा हारून साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मीनवाइल सर, ये जलसे करने का ये राइट टाइम है? ऑब्वियसली आपको पूरा हक हासिल है, जमहूरियत है, जलसे कर सकते हैं, लेकिन क्या ये राइट टाइम है? ये जलसा क्या इतना जरूरी है कि आपको करना चाहिए, जिसको आप कॉल ऑफ कर देते हैं बार बार, या कॉल ऑफ हो जाता है बार बार? अब पहला मेरा सवाल आपसे ये कि हाउ टू डू इट, आप उसको करेंगे कैसे? देखिए, इस तरह ये अगेन, जब कोई भी केस होता है, प्रॉब्लम होती है 2 फरीकों में, तो फिर एक चीज होती है, वो अदालत होती है। हम सब लोगों ने अदालत का वो खटखटाया था कि ये चीज है। अदालत में हमें पता चला कि जो चीफ जस्टिस साहब है वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत की है। उन्होंने तरीके इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी ना तस्लीम करके, उनके कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट तस्लीम करके, उन्होंने बेसिक बुनियादी जो आर्टिकल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर दिया। अब ये याद रखें, जब आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स की जब आप वो कर लेते हैं, ये खिलाफ वर्जी कर लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो लार्जर जस्टिस की तरफ चला जाए। अच्छा, इसकी बात ये थी कि किसी जमाने में 1954 में जब ये जो केस था जस्टिस मुनीर साहब वाला था, उन्होंने जिस लिहाज से लीगलाइज की थी, फिर उसके बाद 1972 में वो आसमा जिलानी साहब का जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया था कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो उसके ऊपर जितनी भी इमारतें हैं और उसका उसी वजह तो आपको 15 दिन का रिलीफ भी तो मिला ना सर, वरना तो 3 या 4 दिन का होता है कि अगर आजाद उम्मीदवार हैं तो 3-4 दिन में आप किसी पार्टी के साथ चले जाएं। इस केस के अंदर उन्होंने प्रिसाइजली कहा कि चलें, क्योंकि ये इस केस में हम आपको 15 दिन देते हैं। वो बात बिल्कुल आपकी बजा है, लेकिन सर फिर वही तो अब उसको डिसीजन को होना चाहिए ना इम्प्लीमेंट। अब ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते, ये चाहते हैं कि इनके चूंकि अजाइम कुछ और है, ये चाहते हैं कि बेसिकली वो डिसीजन हम किसी तरीके से उसको रिवर्स कर दें। अच्छा, वो करने का तरीका क्या है? ये इन जजेस को ये प्रेशराइज के बावजूद उनको प्रेशराइज नहीं कर पा रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, ये एक, और ये याद रखें, ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में एक गवाला करता है कि दूध के अंदर पानी मिला के उसको डाइल्यूट करता है। तो बेसिकली ये इस वक्त डिसीजन को उन जजेस की तादाद से डाइल्यूट कर के अपने मतलब की चीजें जो कि गवाला पैसे के मुंह में करता है, ये अपने के लिहाज से वो करते हैं। तो ये बेसिकली मिलावट कर रहे हैं इस वक्त डिसीजन मेकिंग में, जुडिशरी में, हर चीज में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर इनकी नीयत ये थी कि हमने केसेस जल्दी खत्म करने, तो फिर पर जज के लिहाज से सबसे पहले जहां ट्रायल कोर्ट्स में जाना चाहिए, लोअर कोर्ट्स में। बिल्कुल आपकी बात सही है। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बड़े अरसे बाद आपसे गुफ्तगू शुनीद हो रही है। सर खुश हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी से? इस वक्त हुकूमत जो कारकर्द, आप लोग उनके इत्तेहादी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक सर? सही काम चल रहा है सब कुछ? बातचीत नून लीग से सही हो रही है, पीपल्स पार्टी की? मैं समझता हूँ जिन हालात में इस वक्त हुकूमत और मईशत है, उन हालात में अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। और असल में खुश होना है भाई अवाम को ना। मेरे खुश होने से, मेरी पार्टी के खुश होने से, शहबाज शरीफ साहब के बुलंदबाज दावे करने से, अपोजिशन के शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अवाम खुश होंगे, खुद ही पता चल जाएगा। इस वक्त अवाम खुश नहीं है, और अवाम खुश इसलिए नहीं है कि जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो है वो अदम दस्तियाबी हो, बिजली की ओवर बिल, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक आम आदमी, मेरा और आपका घर भी फेस कर रहा है। हम भी खुश नहीं है। जब तक कि इन मसाइल के ऊपर कोई ठोस पॉलिसी नहीं आएगी, कोई अमल दरामद नहीं होगा, जब तक ज़ाहिर खुश नहीं होगा। और फिर हमें एक बात पर ख्याल करना चाहिए, ये मईशत की जो सिचुएशन, हम लोग को ख्याल करना चाहिए। ज़ाहिर है अवाम के पास तो कोई भी जवाब, कोई भी हालत की बात कर लें, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए।
लेकिन जाहिर है IMF का लोन आना है, बहुत सारी बातें होनी है, मईशत को दोबारा अब पटरी तो मेरे ख्याल से पे मौखर कर दिया। आज खबर थी IMF ने अपनी अगली किस्त भी मौखर कर दिया ना। हाँ, तो ये सब, ये अगर ऐसी बात है तो ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है मईशत के लिए। तो हमें कुछ वक्त देना चाहिए हुकूमत को। बजट के बाद हमें कुछ टाइम देना चाहिए कि जो बजट के उनके अनाउंसमेंट्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 5-6 महीने में होगी। देन वी विल बी एबल टू जज देम पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, और गवर्नमेंट को भी जज। आप ज्यादा अरसे तो खैर पीपल्स पार्टी में भी आपको आए हुए नहीं हुए, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी क्या, क्योंकि कायरा साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जनाब देखेंगे हमने जो रियासती ओहदे होते हैं, जैसे सदर का ओहदा है, गवर्नर का ओहदा है, वो हमने अपने पास रखा हुआ है, चेयरमैन सेनेट का अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम काबीना में नहीं है। तो मैं आपको टेक्निकली कहूं तो आप हुकूमत में हैं या हुकूमत के इत्तेहादी हैं? नहीं, टेक्निकलिटीज में आप इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते ना। जब आप हुकूमत के अलायंस हो, बेशक आपने कैबिनेट में ना गए हो, लेकिन चूंकि आप एक मेजर कोलिशन पार्टनर हैं, शेयर द बर्डन, है ना, ऑफ कोर्स। और उसके अंदर आपका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि और वो बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट जरदारी साहब यकीनन प्ले करते हैं कि वक्तन फवक्तन मुलाकातें करके हुकूमत को निशानदेही करते हैं, क्या चीजें सुस्त रवैये चल रही हैं उसमें तेजी आए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक की जाए। तो ये रोल है, ये रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ब्लेम जो है ना, अक्सर क्रिटिक्स भी बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो गेम चल रहा है ना, वो सब पीपल्स पार्टी का चल रहा है ना। वो बटन ले रही है और ना अपने आपको हुकूमत के अंदर शामिल कर रही है और ना हुकूमत के बाहर शामिल कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक मैक्रो इंडिकेटर्स की बात है इकोनॉमी के, वहां तो चलें बेशक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हो ना हो, पीपल्स पार्टी होते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, बेशक हो या ना, लेकिन सिंध में तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है ना, रिसान में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। तो वहां जो प्रोविंशियल सर्विसेज है, जो प्रोविंशियल फैसिलिटेशन है, उसकी जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। इसी तरीके पंजाब में मुस्लिम लीग नून की है। तो कुछ बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारे तौर इकोनॉमी है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, करेंसी के इश्यूज हैं, ये तो चले ठीक है जी, फेडरल के पास है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज आवाम को प्रोवाइड करनी है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या प्राइस कंट्रोल हो या इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो या जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, ये तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का डोमेन है। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं, ये जो बिल लाने की बात की जा रही है, जजेस की तादाद बढ़ा के, अच्छा मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर साहब, ये कह रहे हैं कि JUI ने ये यकीन दहानी कराई थी कामरान मुर्तजा साहब की तरफ से, या उन्होंने, जाहिर सी बात है JUI की नुमाइंदगी करते हैं, कि वो इस पर वोट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का अपना मौकिफ क्या है? क्या वाकई में इस वक्त जरूरत है 17 से तादाद बढ़ा के 23 कर दी जाए? सेनेटर साहब साउंड्स रियली, आप ये समझ लें कि वो उन्होंने बड़ा लॉजिकल एक जवाब दिया कि अगर तादाद बढ़ानी है तो लोअर कोर्ट्स में बढ़ाएं। लोअर कोर्ट्स में आप देखें लोग रुल रहे होते हैं, आ रहे हैं, जा रहे होते हैं। ये ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज होते हैं ना केसेस। हाँ, मुझे नहीं पता लोअर कोर्ट्स में बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन ये जो तादाद बढ़ाने वाली बात है, ये बार्स की तरफ से आती रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस हवाले से बात करता रहा है, मुख्तलिफ जगहों से आवाज आई है। यहाँ बढ़ाने की जरूरत इसलिए कि ये फाइनल स्टेज है ना। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बढ़ा भी देंगे, फिर वो अपील होगी, फिर यही आएगी। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में जो फैसले होते हैं, वही तो चैलेंज होते हैं ना हाई कोर्ट में। तो असल जो बैकलॉग है या पेंडेंसी है, वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको वहां जजेस चाहिए ताकि अपीलों पर फैसले हो सके। अगर आप निचले लेवल पे बढ़ा भी देंगे तो वहां के फैसले तो चैलेंज होगा। और अगर किसी जज की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाती है तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस तरह की किसी बिल को या नहीं? इस सवाल को रिफ्रेश करें, किसी एक जज की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो भी नहीं सकती। उससे सारों की होगी ना, मैं तो ये एक की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन होनी चाहिए। सारों की होने का भी तरीकेकार होगा ना, 2 तरीके। आईनी तरमीम चाहिए 135 में, तो आप वोट करेंगे ना उस पर, जाहिर सी बात है। फिर अगर आप हुकूमत के साथ हैं तो वोट करें। ये एक ऐसा मफरूजा है ना बॉस, के इसमें 1 महीने से खामखा चाय की प्याली में तूफान उठा हुआ है। ना ये तरमीम आई है, ना ये तरमीम पास हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आइन में जो सर, उस वक्त भी हम कहते थे चाय की प्याली में तूफान, जब PTI की हुकूमत के खिलाफ ना ये अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी। आप लोग भी तो उस वक्त कर, इसका मतलब है फिर PTI इसमें वोट करेगी जो मेंबरान है, उसके बाद कैसे होगा? मेमन साहब ये बताइएगा, ये चाय की प्याली में तूफान है या कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जनाब नहीं ऐसा नहीं है? अब मैं कल कुछ बयानात नून लीग के सुन रहा था, उनके रहनुमाओं की, कोई कहते हैं जनाब ये कहा किस कानून में लिखा है कि सीनियरिटी को ही सबसे बड़ा ओहदा किसी भी इंस्टीट्यूट का मिलता है? वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का कोई भी हो सकता है, सीनियरिटी के म्यार पर ओहदा मिलता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर दूसरी बात ये भी की जाती है अगर मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी जाएगी तो वो फिट एंड फाइन हो, तो जाहिर सी बात है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी होनी चाहिए। राजा रियाज साहब कल मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि जनाब अगर फिट एंड फाइन है तो आपको मसले की बात नहीं। मैंने कहा सर अगर मुद्दत मुलाजमत आप बढ़ा देंगे और अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अगर उस सब भी फिट एंड फाइन हुए तो फिर आप 3 साल बढ़ाएंगे। देखिए बात
ये सारी एंड ऑफ द डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर वो कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्हें कहें कि आर्टिकल 179 पढ़ ले, उसमें आपको एज का बता दिया है कि कितना होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एज कम करूंगा, ताकि थोड़ा सा कम करूंगा कि ताकि यंगस्टर्स लोग भी आए और आगे जा जाए। हम लोग एक जगह को कितने करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 65 जो है सुप्रीम कोर्ट की एंड 62 जो है हाई कोर्ट की, इट्स अ वेरी रीजनेबल एज। ठीक है, वेरी रीजनेबल एज, क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, बहुत अच्छे यंगस्टर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेट देम कम अप और वो सारी चीजें कर ले। एक चीज। नंबर 2, देखिए बात ये हो जाती है, आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, या जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। मैं अगेन कहता हूँ, हमारे जैसे अभी बात हो रही थी, मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं कि हमारे जो केसेस है, इसमें कोई शक नहीं कि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर कुछ एज एपेलेट आते हैं और कुछ वहां पे स्टार्ट होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो टोटली एपेलेट है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पर जज के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 3000 केसेस हैं पर जज, और हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 7000 केसेस है पर जज, और लोअर कोर्ट्स में उससे भी ज्यादा है, कोई 10 से 15,000 केसेस है पर जज। ठीक है, अब अगर हमने इनको ठीक करना है तो हमने हर एक को ठीक करना है। तो अगर फर्ज करें मैं 6 जजेस ऐड करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे तकरीबन कोई 40 से 50 जजेस ऐड करने पड़ेंगे हाई कोर्ट में। अब ये याद रखें, हाई कोर्ट में इस वक्त सीटें खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीटें खाली नहीं है, वहां पे जो नंबर है वो पूरे हैं, हम नंबरों को ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में सीटें खाली हैं, वहां पे सीटें पड़ी हुई हैं, कोई किसी को हम वहां पे कर नहीं रहे। लोअर कोर्ट्स में भी इसी तरीके से। तो भाई मेरे, पहले जो सीटें पड़ी हुई हैं उनको भर दो, आप उसके बाद एसेस करो कि अब क्या हो रहा है, फिर आगे जाके करो। नंबर 2, मैं एक और बात करता हूं, मेरे लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वो एक चीज ये है कि हर एक जज जो है ना, वो 3 से 3.5 महीने साल की छुट्टी करता है। उस छुट्टी को सबसे पहले कम करके साल में 1 महीना कर दो, 2 हफ्ता आप गर्मियों में और 2 हफ्ता आप सर्दियों में कर लो, कि हर 6 महीने बाद जाके ये रिफ्रेश हो जाया करे। नंबर 2, इनका नॉर्मल जो वर्किंग डे होते हैं वो 6 होता है, जो सैटरडे होता है वो इनका बेसिकली दिन होता है जिसको हम कहते हैं जजमेंट डे, बाय मींस के उस दिन ये अपनी जजमेंट लिखते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को जनरली देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज सैटरडे को शायद आता ही नहीं है, वो लोग वहां पे गायब होते हैं। तो उन लोगों ने सैटरडे को छुट्टी लिया हुआ, या पर आते हैं तो सुबह आके 1-1.5 घंटे बाद 10 बजे वहां से चले जाते हैं। अगर हम इन चीजों को इफेक्टिवली कर ले तो देखिए हमारे पास पैसे भी कम है, क्योंकि जब हम जजेस को बढ़ाएंगे तो हमें वो सारी मराते देनी पड़ेंगी। तो मुझे वो आपने कहा ना 6 घंटे टाइम होता है, तो रात भी वो कोर्ट्स खुल जाती है सर। उसके लिए उसकी वजह कुछ और होती है ना सर, उसकी वजह कुछ और होती है। अच्छा, अगर आप सर आप इजाजत दें, मैं जरा रजा साहब से पूछूं। रजा साहब, तौहीन अदालत का जो कानून है या बिल है, उसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसा आप इत्तेफाक करते हैं इस पर या नहीं? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो रहनी चाहिए। उसकी अगर कोई मोडालिटीज में ऐसी चीजें हैं जो कि पर्सनलाइज किस्म के, उसको अगर वो ले जाती हैं बजाय इसके कोर्ट की तौहीन हो, आई थिंक दैट कैन बी लुक्ड अगेन, क्योंकि बाद का उसका मिसयूज भी होता है और उसके अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कहीं नहीं कर सकता बंदा। तो बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें हैं जो दुरुस्तगी के लिए बिल्कुल की जा सकती है। खत्म तो नहीं कर रहा कोई भी शायद नहीं। नूर आलम बिल के अंदर है ये कि तौहीन अदालत का बिल खत्म कर दिया। यार नूर आलम तो भाई है अपना, यार जिगर है, बादशाह शहजादा, जो मर्जी कह दे यार, हम सब मान लेंगे। बादशाह कहते हैं, बादशाह आदमी है। बादशाह आदमी है। नूर आलम ने कह दिया JUF का आदमी है। मेमन साहब जाएंगे, फजल रहमान साहब से मिलेंगे, मिल तो सर आप लोग भी रहे। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ही था, अभी जो मुलाकात हुई है उसमें क्या राजो न्याज हुए हैं? बात कुछ तो इत्तेफाक हुआ होगा। 2 पॉलिटिशियंस आपस में मिलते हैं, उसको रस्मी मुलाकात नहीं कह सकते सर। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ कि 3 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका के तजुर्बा पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव, जिन्होंने जो उस चीज से गुजरे, जिनमें आसिफ जरदारी साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक्सपीरियंस जहांदीदा इंसान है, तीसरे नवाज शरीफ साहब हैं जो काफी अरसे से सियासत में भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं।
फिर इमरान खान साहब हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन जाहिर है उनका हुकूमत साजी का इतना तजुर्बा मैं वही सोच रहा था, आपने ये मिस कर दिया लेकिन चले आप। नहीं, इसमें हाँ। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, मासिद में उनकी वजीरा ये मानने में क्या हर्ज है। तो वो जाहिर है जब आसिफ जरदारी साहब, फजल रहमान साहब बैठेंगे तो दो दिमाग इस सीरियस नेचर के बैठ रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने सिर्फ खाना नहीं खाया होगा, चाय नहीं पी होगी, और भी बहुत सी बातें की होगी। तो वो जब वो दोनों खुद ही बनाने सुनने के बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें हुई हैं। तो ये कुछ तो बताया ना, कोई हमें भी तो पता चले ना। मुझे खुद नहीं पता, मैं तो अपना ख्याल बता रहा हूँ और वो आपको उसके असरात, उसके जो नताइज हैं वो आने वाले दिनों में नजर आएंगे। दोनों जहां दीदा लोग हैं। पीपल्स पार्टी बात करना चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी इशू को लेके? नहीं, बात करना चाहेगी है कि तहरीक इंसाफ चाहती है बात करना, तो बिल्कुल ही। तो पीपल्स पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है। एक जमाना था, आपने देखा मुस्लिम लीग नून के साथ कैसे मामला थे, एमकेएम के साथ कैसे मामला थे। आज वो दोनों जो है साथ बैठते हैं, बात करते हैं। पीटीआई बात करना चाहेगी तो आप जरूर करेंगे बात? बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ पीटीआई के लिए ये जरूरी है। ये मोमिन साहब जैसे दोस्त जो हैं, जो समझदार हैं, जो कि सीनियर एलिमेंट्स हैं, इसी तरीके से इनके पास शामूद कुरैशी साहब है, जो मुझे नजर नहीं आते किधर है। बेशक वो जेल में है, लेकिन उनसे जो मुलाकातें होती हैं उनका कोई बयान वगैरह सामने नहीं आता, उनकी थॉट्स हम तक पहुंच नहीं रही हैं। मुलाकातें हो सकती है, और मैं कहूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी से नहीं भी मिलना चाहते बराह रास्त एक पार्टी से, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, आसिफ जरदारी तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठे, विफाक का नुमाइंदा है, वहां मुलाकात हो सकती है, आइस ब्रेक हो सकती है, बातचीत। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब तो सदर की ऐसे मुलाकात करेंगे ना, क्योंकि फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर आइस ब्रेक नहीं, आइस ब्रेक भी करें, अपने मुतालबात भी रखें, ऐसे एहतजाज भी रखें और सियासी डायलॉग भी रखें। और अगर पार्टी से मिलने में कोई प्रॉब्लम है, हेड ऑफ द स्टेट के पास तो जाके मिल सकते हैं ना, प्रेसिडेंट जरदारी से एज अ प्रेसिडेंट। दुरुस्त है सर। सेनेटर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात वैसे करना किससे चाहती है? एक हम बयान देखते हैं, खान साहब का आता है कि जनाब मैं सियासी जमातों से बात करना चाहता हूं। फिर वो कहते हैं जनाब सियासी जमातों के पास पावर तो है नहीं बात करने की, मैं बात मुक्तदर हल्कों से करना चाहता हूं। मतलब वो बयानात में तब्दीली इतनी ज्यादा होती है। यही सवाल मैंने कायरा साहब से भी किया था, उन्होंने कहा मुझे बताइए पहले आप गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी? मैंने कहा सर हाउ कम, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं? बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले एक जगह पे उनको प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जिन लोगों ने आपकी सीटों चुराई हैं, मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, आपका मैंडेट लिया हुआ है, ठीक है, आप उनसे कैसे बात कर सकते हो? ये एक प्रिंसिपल बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मेरी पर्सनल राय समझे ना, मेरी पर्सनल राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल राय से जरा फर्क है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहती है, एक वो पार्टी जिन्होंने हमारा वो लिया हुआ है, मैंडेट लिया हुआ है, और एक वो लोग जिनको हम करप्ट कहते हैं, ठीक है। अब उसमें बाज लोगों के ऊपर केसेस थे या उनके ऊपर करप्शन प्रूफ हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम थे, ठीक है। उसमें एक बंदे का नाम मुझे कभी नजर नहीं आया, वो है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, उसके ऊपर कभी कोई केस नहीं हुआ, और वो है मेरी नजर में बिलावल भुट्टो, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं बिलावल भुट्टो से शायद बात कर लूं, मैं प्रोबेबली आप बिलावल भुट्टो साहब से बात करेंगे मींस आप पीपल्स पार्टी से बात करें, चेयरमैन है सर वो पीपल्स पार्टी के। देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने एक चीज देखनी है कि अब मेरे पास चॉइसेस क्या है, मैंने उन चॉइसेस को लेकर करना है। और बाज दफा बादिला नख्वास्ता आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सर मैं अगर आपकी लॉजिक को लेके चलूं ना सर, आपने बड़ी दिलचस्प बात की थी, मौलाना फजल रहमान साहब पे किसी किस्म का कोई केस नहीं है, या आपने माजी में उनके बारे में कुछ नहीं कहा। सर ये तो सियासत में तो बातचीत होती है, अगर बातचीत सियासत में नहीं होगी तो किस जगह पर होगी? मैं उसी को सामने लेकर करता हूं। हालांकि अगर आप देखा जाए, मौलाना फजल रहमान वो पॉलिटिशियन थे जो ये जो पीडीएम जो उसको लीड कर रहे थे, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट थी, उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो ही वाज वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट ऑपोजिशन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर हम बात चीजों को देखें तो हम इससे आपको जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने स्टॉन्चेस्ट ऑपोजिशन, व्हाई नॉट पीपीपी, व्हाई नॉट मेक नोन? सर आप ये भी तो देखें ना, आप जब मौलाना साहब, अच्छा मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, सबसे ज्यादा तनकीद सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में सिवाय मौलाना साहब पे किसी पे नहीं। सब बात हुई। अगर आप मुझसे पूछे, मैं एक अगर पॉलिटिकल पार्टी है जिससे मैं ये चाहूंगा कि हम कभी ना बात करें, वो है PMLN। व्हाई? अच्छा, उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1985 से,
अगर आप उस हिस्ट्री को करके देखें, ये तो अभी रजा साहब बता रहे थे कि वो तो सबसे पुराने जो है आसिफ अली जरदारी साहब थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ उससे पहले के थे, ठीक है। और उन्होंने, अगर हम देखें, आतिफ मियां साहब की बात सुने और उन सब चीजों को देखें, तो इस मुल्क को मेरी नजर में दबोने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, मेरी नजर में। सर वैसे मैं इससे थोड़ा सा, क्योंकि बात वही वाली बात आ जाती है, आप फिर अगर कहीं मकासद आएंगे बात आप फिर भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपने आसिफ अली जरदारी साहब को क्या कुछ नहीं कहा, मैं खान साहब ने अपने जलसों के अंदर। दूसरा, अगर आप ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी के सरबराह की हैसियत से क्या कुछ नहीं कहा गया? मैं उसको रिमाइंड नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूं अगर आप मौलाना साहब से बात कर रहे हैं तो बाकी से जी 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 वो चले, मैं क्योंकि अभी मंजरनामे में वो तो नहीं है ना, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है फिलहाल। मैं भी आपको बताता हूं, मजे की बात बताता हूं। जी जी देखिए, मुझे रजा हारून साहब बताएंगे, जिस जमाने में ये MQM में थे और अभी पीपल्स पार्टी इनके ऊपर वो नहीं आई थी, ये क्या कह सकते हैं, रेवोल्यूशंस नहीं आई थी, तो उस वक्त हम कहते थे कि अगर MQM से ये जो उनके अंदर मिलिटेंसी का जो एलिमेंट है वो निकल जाए तो बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो MQM था, दे बिकम अ नेचुरल एलाई, क्योंकि हम लोगों का जो हम लोगों का पार्टी का वर्कर है वो बेसिकली। सर मेरा पॉइंट ये है ही नहीं सिरे से, आप सबसे बात करें, लेकिन मेरा पॉइंट ये, आपने परवेज इलाही साहब को क्या कुछ नहीं कहा, आपने उनसे बात की, आपने मौलाना साहब से कुछ नहीं कहा, आपने उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने बात करनी होगी आपने या PTI ने, आपने पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा है। मैं अपनी, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त पार्टी को रिप्रेजेंट, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात पार्टी से मुख्तलिफ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैंने बात करनी होगी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, आई विल हैव चॉइसेस, ठीक है। अब मैं उन चॉइसेस में मैं बाज लोगों को चुन लूंगा और व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस? चलिए सर मैं फिर वाइंड अप भी करूंगा ना, फिर मैं रजा साहब से भी लास्ट, व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू? अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, अगर आप देखें इस वक्त मेरे लिहाज से हम लोग JUI से बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ हम ऑलरेडी हैं। मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये समझता हूं अगर बिलावल भुट्टो से बात की जाए तो शायद बात बन सकती है। ये और बात है कि मुझे पता है कि हमारी जो पार्टी है वो इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती और मेरी जो राय है वो उस जगह पे पूरी तरह नहीं होती, लेकिन मैं शायद उनसे बात करने के लिए मेरा दिमाग मानता है कि मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरा वोट ये होगा कि पीपल्स पार्टी से बात की जाए। अच्छा रजा साहब, मैं चाहूंगा सर लास्ट कमेंट्स पर मैं वाइंड अप करूंगा। सर मैं समझता हूं कि ये एक मेमन साहब की राय का एहतराम, जाहिर है इनकी अपनी जाती राय है, लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इसी तरह और भी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ये लाइनें खुलनी चाहिए और एहतजाज बिल्कुल जैसे कर रहे हैं करते रहें, बयानात भी देते रहें तमाम, लेकिन सियासत के अंदर आप सियासी मुज़ाकरा देखें। अभी आप जिन लोगों के साथ मिल रहे हैं ना, वो ठीक है पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल फोर्सेज नहीं है। वो उनके भी जो व्यूज हैं, नजरिए, मेमन साहब मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं ना, मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चारों सूबों में भी हैं, जिनकी क़यादत जो है, JUI तो है सर, नेशनली है क्या रजा साहब? JUI से तो बात कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैंने कब मना किया? आपने कहा नेशनल नहीं है वो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उनके जो नजरियात हैं वो PTI के नजरियात से बड़े मुख्तलिफ हैं। दोनों लीडरान के बयानात आपस में सुनते रहे ना। मैं कह रहा हूँ उनसे ही बात करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सूबे के अंदर हुकूमतों में हैं या सूबे में एक पोजीशन रखती है, बिल्कुल। मैं तो अभी इनसे कहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये बड़ा लॉजिकल और बड़ा और इनके पीछे एक रोल है, माजी है, तो आई वुड अप्रिशिएट कि मेमन साहब इस बात पे एग्री कर रहे हैं और जाहिर है इनका साथी व्यू है, पार्टी का नहीं है, बट इट्स अ गुड साइन। अच्छा, अगर मैं एक फाइनल जाते जाते एक सिचुएशन आपके सामने रखूं रजा हारून साहब, अगर सेनेटर साहब की बात खान साहब मान लेते हैं कि चलें पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए कुछ पॉइंट्स पर, जो भी पॉइंट्स हो XYZ, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम एजेंडा करेंगे बात, बिल्कुल। मैं एक बात कह दूं, जी सर, मैंने भी बात नहीं की है, लेकिन मैं 200% मुझे यकीन है कि मेरी लीडरशिप बात करेगी। ठीक है सेनेटर साहब, मैं देखिए एक बात याद रखिए, मैंने बिलावल भुट्टो का नाम लिया, मैंने पीपल्स पार्टी, मैंने बिलावल साहब को ही एंडोर्स किया सर। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो चीज, अब ये अगेन ये मेरी अपनी बात को काट भी सकती है, लेकिन जो फैक्ट अगर मैं ये कहूं कि आसिफ अली जरदारी साहब है, मैं शायद उनको भी माइनस करूं। ये तो चेयरमैन साहब तो बिलावल साहब ही है ना, वो आप Exactly.
You know what I mean, ना? You know what I mean. चले थैंक यू सो मच रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मैं एक बात, जी जी सर, जल्दी क्विकली सर, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। चले थैंक यू सो मच। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। सियासत में अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बातचीत होगी तो सियासत आगे बढ़ेगी, और बातचीत से ही दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल सिर्फ बातचीत से हल होते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।